हेलो एवरीवन। फर्स्ट ईयर बिजनेस लॉ के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम मेथड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लास्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहले वीडियो में मैंने आपको इसके मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में बताया। सेकंड में मैंने इसके 2 मेथड्स आपको बताए, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिसेस और बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट्स। इस वीडियो में जो भी रिमेनिंग मेथड्स बचते हैं आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इस क्लास में सबसे पहले म्यूचुअल एग्रीमेंट के बाद में जो मेथड आता है बाय लैप्स ऑफ टाइम का आता है। बाय लैप्स ऑफ टाइम का मतलब समय समाप्ति। समय समाप्ति जब परफॉर्मेंस का टाइम फिनिश हो जाता है, ओवर हो जाता है, जहां पर टाइम इंपॉर्टेंट होता है। कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं, कुछ कुछ डील ऐसी होती हैं जहां पर टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर डिलीवरी के टाइम को भी बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, पेमेंट को भी बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। पेमेंट यानी टाइम पर पेमेंट करना। ऐसी सिचुएशन में जब पार्टी टाइम एलिमेंट को नेग्लेक्ट करती है, उसे अवॉइड करती है और ये केयरलेसनेस करते हुए जब वह अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं करती है और टाइम निकल जाता है, वो समय सीमा, वो जो टाइम लिमिट होती है, वो जो डेडलाइन होती है वह चली जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में जो एग्रीव्ड पार्टी है वह उस कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त कर सकती है, फिनिश हुआ मान सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, बाय मटेरियल अल्टरेशन। अल्टरेशन की बात म्यूचुअल एग्रीमेंट में भी आई थी। आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि अल्टरेशन के बारे में वहां भी बताया था और यहाँ भी मटेरियल अल्टरेशन की बात हो रही है। तो वहां जो पॉइंट आया था मटेरियल अल्टरेशन का, वहां पर मटेरियल अल्टरेशन नहीं था, वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड था अल्टरेशन का। याद आ गया होगा आपको, जब मैंने आपको डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट बताया था तो उसमें सेकंड पॉइंट अल्टरेशन का था, परिवर्तन का था, चेंज का था। तो वहां पर दोनों पार्टी मिलकर के उसको चेंज करती है, दोनों मिलकर के उसमें वो उस अल्टर को पॉसिबल बनाती है। बट इन दिस केस सिर्फ एक पार्टी ही अल्टरेशन अपने आप कर लेती है and the party do or does not inform the second party। वह सेकेंड पार्टी को इन्फॉर्म किए बिना कोई ऐसा चेंज कर लेती है और उस चेंज के जो इफेक्ट होते हैं वह सेकेंड पार्टी पर पड़ते हैं और उसके अधिकारों और कर्तव्यों पर, यानी उसके राइट्स और एप्लीकेशन पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। वो कम या ज्यादा हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में या इन दिस सिचुएशन second party has right to discharge the contract। वह उस कॉन्ट्रैक्ट को फिनिश कर सकती है, उसे हम कहते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय मटेरियल अल्टरेशन, महत्वपूर्ण परिवर्तन के द्वारा अनुबंध का समापन। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मेथड, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, यानी राज नियम के लागू होने से। राज नियम का लागू होने का मतलब कुछ सरकारी आदेश होते हैं या कुछ ऐसे कानून जो हम पर लागू होते हैं जहां के हम सिटीजन होते हैं। तो जब वहां पर चेंजेस होते हैं या कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, कुछ ऐसी परिस्थितियां आती है जिन परिस्थितियों पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, जैसे व्यक्ति की डेथ हो जाती है या कोई पागल हो जाता है या किसी को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है, या कई बार जो कॉन्ट्रैक्ट हमने किया है उसके कुछ एविडेंसेस होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट प्रूफ्स होते हैं जो कि क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, तो वहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो समाप्त हो जाता है। कई बार ये होता है कि जो लो राइट्स होते हैं वो हाई राइट्स में मर्ज हो जाते हैं, यानी कोई ऐसी पार्टी होती है जिसके राइट पहले कम होते हैं लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि उसके जो राइट्स होते हैं वह हाई राइट्स में मर्ज हो जाते हैं। आई वांट टू से दैट, एक एग्जांपल लेते हैं। एक्स किसी
मकान में किराए पर रहता है वह उसके लिए 5000 पे करता है, और परिस्थिति ऐसी बनती है कि एक दिन वह उस मकान को खरीद लेता है, तो अब जो उसका रेंट का एग्रीमेंट है वह अपने आप ही क्या हो जाएगा, आई थिंक आप समझ गए होंगे, वो समाप्त हो जाएगा। वो इसलिए समाप्त हो जाएगा क्योंकि अब वह उस मकान का ऑनर बन चुका है। उसके जो लो राइट्स होते हैं वो किसमें मर्ज हो गए हैं, कन्वर्ट हो गए हैं, उसके हाई राइट्स में हो गए हैं, क्योंकि अब वह उस मकान का मालिक है, अब वह उसका किराएदार नहीं है। तो उसका जो रेंट का कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। उसे हम कहेंगे मर्जर, विलय हो जाना। अधिकम अधिकारों का जो हाई अधिकार होता है, जो ऊंचे अधिकार होते हैं, सॉरी जो हाई राइट्स होते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाना। इसी तरह डेथ एक ऐसी सिचुएशन है जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। डेथ कभी भी किसी की भी हो सकती है, और कई बार ये जो डेथ होती है अचानक डेथ के मामले होते हैं कि पार्टी के बीच में एग्रीमेंट्स हो रखे हैं और पार्टी की डेथ हो जाती है, जो पार्टी परफॉर्म करने वाली है उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर दो सिचुएशन क्रिएट होती है। देयर आर टू सिचुएशन क्रिएट्स। फर्स्ट वन इज जब परफॉर्मेंस स्किल्ड बेस्ड होती है, और जब वह स्किल्ड बेस्ड नहीं होती है, जनरल परफॉर्मेंस होती है। तो यदि पार्टी की डेथ हो गई है और पार्टी ही उस काम को पूरा कर सकती थी तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, यस वो डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि अब वो पार्टी जिंदा नहीं है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जैसे माल की डिलीवरी करनी थी, तो डिलीवरी जो भी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, जो भी उसके वैधानिक उत्तराधिकारी है, या उसके बाद में जो भी उसके बिजनेस को संभालने वाले हैं, तो वह उस माल की डिलीवरी कर सकते हैं। तो दैट इज जनरल परफॉर्मेंस, तो वो किया जा सकता है। नेक्स्ट, इंसॉल्वेंसी की बात की तो इंसॉल्वेंट पर्सन ऑलरेडी डिस्क्वालिफाइड होता है कानून के द्वारा, जिसे डिस्क्वालिफाइड डिक्लेयर कर दिया गया है वह इंसॉल्वेंट होता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब कोई पार्टी इंसॉल्वेंट हो जाती है तो अब वह अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा करने की स्थिति में नहीं रहती है, वह अब अपने प्रॉमिसेस को पूरा नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर उसने जो भी कॉन्ट्रैक्ट किए हैं वह समाप्त हुए माने जाते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट हम बात कर रहे थे डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस की, कि यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उसके कुछ प्रूफ थे हमारे पास, कुछ डॉक्यूमेंट्स थे और वो नष्ट हो गए हैं, तो अनुबंध समाप्त हुआ माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी अनुबंध भंग के द्वारा। भंग का मतलब, ब्रीच का मतलब एक पार्टी अपने प्रॉमिस को तोड़ देती है, वह माल नहीं भेजती, वह सर्विस प्रोवाइड नहीं करती, वह पेमेंट नहीं करती, वह आपके लिए माल नहीं बनाती, जो भी उसने प्रॉमिस किया है वह उसको पूरा नहीं करती है। तो यहाँ पर जो एग्रीव्ड पार्टी होती है, एग्रीव्ड पार्टी यानी पीड़ित पक्षकार जो होता है, जिसको नुकसान हुआ है एक्चुअल में, तो उसको कुछ रेमेडीज अवेलेबल होती है, कुछ उपचार उसके पास होते हैं, वह उन उपचारों का यूज कर सकता है। वह चाहे तो कोर्ट में केस फाइल कर सकता है यदि उसे रियल लॉस हुआ है तो, क्योंकि उस रियल लॉस को वह कंपनसेट किससे करवाएगा, जिस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है उससे वह कंपनसेट करवाएगा। कई बार मान लीजिए किसी पार्टी ने दूसरी पार्टी के लिए काम कर दिया है, मान लीजिए 60% काम पूरा कर दिया, 40% के लिए सेकंड पार्टी कहती है अब मेरे लिए काम नहीं करना है, मेरे लिए इतना ही काम करना है। तो यहाँ पर अनुबंध समाप्त होने का मतलब ये नहीं है कि 60% जो परफॉर्मेंस फर्स्ट पार्टी ने की है वह बेकार चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो वहां पर जितना काम उसने किया है उसे उतना रेम्युनरेशन मिलेगा। उसे हम क्वांटम मेरिट का प्रिंसिपल कहते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ क्वांटम मेरिट, अर्जित पारिश्रमिक का सिद्धांत जिसे कहते हैं। 8 मार्क्स में इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए अर्जित पारिश्रमिक का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ क्वांटम मेरिट। इट मीन्स यदि किसी पार्टी ने दूसरी पार्टी के लिए कोई काम किया है तो उसे उस काम के लिए जितना काम उसने किया है वह उसे पे करना ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट रहता है और लास्ट पॉइंट, द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। जिस समय कॉन्ट्रैक्ट किया था उस समय परफॉर्मेंस पॉसिबल थी, लेकिन अब परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो गई है। तो इस केस में ऐसी जो इम्पॉसिबिलिटी है
वह उस कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर देती है, उसको समाप्त कर देती है, क्योंकि पार्टीज के लिए अब उसे परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाता है। और हम ये कह चुके हैं इन सेक्शन 10 की जो भी काम होगा वह पॉसिबिलिटी के साथ होगा। जिस परफॉर्मेंस की पॉसिबिलिटी है उसी के लिए होता है, इम्पॉसिबिलिटी के लिए कोई जगह नहीं है। और ये पॉसिबिलिटी ऐसी होती है जो शुरू से नहीं होती है लेकिन बाद में हो जाती है। तो ये कुछ मेथड्स थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। मैं ऐसा सोचती हूँ आपको ये समझ में आ गए होंगे। यदि आपको नहीं समझ में आते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।